नमस्कार साथियों। उम्मीद और आशा करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त बढ़िया शानदार जिंदाबाद होंगे। मेरे भाई मेरे ऐसे जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बस एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, उनके लिए यह सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने के लिए जा रहा है। इस सेशन में आप जुड़ करके एक बेहतरीन तैयारी को आप अंजाम तो दे सकते हैं, बेहतर तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा लाभ ये होगा कि आपको अपनी जो नॉलेज है कि आप एग्ज़ाम में कितना बेहतर कर सकते हैं जीएस में, वो भी आपको पता चल जाएगा। मेरे भाई सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, शानदार है, जिंदाबाद है। जो भाई पहली बार जुड़ रहे हैं, गुजारिश है मेरी कि सेशन को शेयर जरूर, सेशन को सब्सक्राइब करना है मित्र। मेरा वादा है, अगर आपको इस सेशन से मान के चलिए एग्ज़ाम के तौर पे 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन मित्र आपसे कम से कम 2 लाख लोगों से आपको आगे कर देंगे। इसलिए सेशन पूरा देखें, कंप्लीट देखें, और जिस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताते रहें मित्र। चलिएगा अपने सेशन की ओर चलते हैं मेरे भाई, बगैर देरी के हुए। मित्र, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पूछा ये गया है, बोधिसत्व की अवधारणा निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है। यह पूछा गया है कि बोधिसत्व की अवधारणा मेरे भाई वह किस धर्म से संबंधित है। क्या जैन धर्म से है, या हीनयान बौद्ध धर्म से है, या सिख धर्म से है, या महायान बौद्ध धर्म से। कोई भाई जानता है, ईमानदारी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। बोधिसत्व की अवधारणा है वो निम्न में से किस धर्म से संबंधित है, बताने का प्रयास करें मेरे भाई। अगर जानते हैं तो ईमानदारी से कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है कि बोधिसत्व की अवधारणा है वो किस धर्म से संबंधित है। ध्यान दीजिए, जैन धर्म के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, कोई भाई बता सकता है प्रथम तीर्थंकर कौन थे? कोई भाई बता सकता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे हमारे। कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव थे मेरे दोस्त, ये प्रथम थे। अंतिम कौन थे? कोई भाई बताए अंतिम कौन थे? आखिरी मतलब 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। अच्छा, महावीर स्वामी जी थे, इनका जन्म कब हुआ था? कोई भाई बताए मुझे इनका जन्म कब हुआ था, कमेंट्स में बता सकता है। अच्छा, जो सिख धर्म है मेरे भाई, ये सिख धर्म है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखना, गुरु नानक देव थे। और इसमें 10 गुरु हुए मेरे भाई। कितने? 10 गुरु हुए। कोई भाई बता सकता है 10वें गुरु कौन थे? कोई भाई बता सकता है 10वें गुरु कौन थे? तो ध्यान रखना, 10वें जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे, जो मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। किसके? औरंगजेब के। और इन्होंने बच्चों 5 कगाल रखने का आदेश दिया था, जिसमें आपका कंगा था, कृपाण थी। जब भी तो सिख लोगों को कृपाण धारण करने का अधिकार है बच्चों। कंगा था, कपाल थी, केस थे, कच्छा था, और एक चीज और थी, मैं याद आएगा बता दूंगा मैं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बोधिसत्व की अवधारणा मेरे भाई, आप लोग याद रखना, जो बोधिसत्व की अवधारणा थी वह मोस्टली आपके महायान बौद्ध धर्म की, किसकी? बौद्ध धर्म की महायान बौद्ध धर्म से संबंधित थी। जो महायान शाखा थी, क्योंकि बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान।
लेकिन बोधसत्व की अवधारणा जो संबंधित थी वो महायान शाखा से संबंधित थी। बच्चों याद रखना, ठीक है, किससे? महायान शाखा से संबंधित थी। कोई भाई बता सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सभी को पता होगा, मैं जानता हूं, गौतम बुद्ध थे मेरे भाई, जिन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जिन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो गृह त्याग किया था, इनके बचपन का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना, सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम बच्चों क्या था? सिद्धार्थक। कभी कभी आपके एग्जाम में बन जाता है, तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि विजेता वही होता है जो हर चीज़ को बारीकी से समझता है, कहीं उससे किसी प्रकार की त्रुटि भूल ना हो जाए। आप भी इस समय एक योद्धा हैं जिनकी लड़ाई खुद से है, अपने आप से है। तो याद रखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आप ये बताएं, सिद्धार्थ किस कुल के थे? कभी कभी इनका कुल पूछ लिया जाता है मेरे भाई, किस कुल के थे? तो ध्यान रखना, ये शाक्य कुल के थे। ये शाक्य कुल के थे। पिता इनके शुद्धोधन थे, शुद्धोधन पिता थे। और इनकी जो माता थी वह यशोदा थी, ठीक। अच्छा, इन्होंने जो गृह त्याग किया था, गृह त्याग की घटना को किस नाम से जानते हैं? कोई भाई बता सकता है कि सिद्धार्थ ने जब 29 वर्ष की अवस्था में, कहीं कहीं पर 30 वर्ष भी लिखा होगा, 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था, तो उसे क्या कहा जाता है? इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो बताइए, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है मेरे भाई। कोई भाई बता सकता है महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? नदी पूछी जाए तो ध्यान रखना, उस नदी का नाम था निरंजना नदी। निरंजना नदी, निरंजना नदी के तट पर बच्चों को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। आप लोग याद रख सकते हैं। तो मैं जानता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आगे चलें। आगे क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये कहें कि यह क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर तीसरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं न कहीं से बन जाता है ना। आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख लें, पीवाईसी जो पिछले साल के क्वेश्चन हैं उनको आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपको कहीं न कहीं मिलेगा। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता बच्चा किसने लिखा है? ये पूछा गया है, किसने लिखा है स्वप्न वासव दत्ता? क्या जयदेव ने लिखा है, कालिदास ने लिखा है, शूद्रक ने लिखा है, या फिर भास ने लिखा है बच्चों? ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, जो जयदेव हैं, जयदेव ने गीत गोविंद नामक कृति लिखी है बच्चों। अगर पूछा जाए गीत गोविंद नामक कृति है वो किसने लिखी है, तो जयदेव ने लिखी है बच्चों। किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है। और सबसे महत्वपूर्ण एक फैक्ट और याद कर लेना बच्चों, लगी हाथों, जो शूद्रक है, इन्हें क्षुद्रक भी कहा जाता है, इन्होंने कौन सी कृति लिखी है? तो ध्यान रखना, इन्होंने मृच्छकटिका लिखा है। मृच्छकटिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मृच्छकटिका के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, शूद्रक हैं। जबकि गीत गोविंद किसने लिखी है? तो जयदेव ने लिखी है। इसके साथ साथ जो भास है मित्र, भास ने कौन सी कृति लिखी है? तो ध्यान रखना, स्वप्न वासव दत्ता, जो आपका आंसर है।
स्वप्न वासव दत्ता किसने लिखी है? तो ध्यान रखना ये आपकी भाषण लिखी है, जो आपका राइट आंसर है मेरे भाई, जो आपका क्या है, राइट आंसर है। लेकिन कालिदास ने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी हैं? कालिदास ने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बैग भर भर के आती हैं बच्चों? ध्यान रखना, सबसे पहले कालिदास की जो कृति है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। उसके बाद दूसरी कृति लिख सकते हैं मेघदूतम, मेघदूतम, चलो वाइट पेन से लिख रहा हूं, समझ जाना, ठीक है। तीसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं रघुवंशम, चौथा लिख सकते हैं अभिसहार, अभिसहार, और उसके बाद मालविकाग्निमित्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम हो गया, और कुमार संभम, कुमार संभम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है बच्चों। मेघदूतम ये लिख दी मैंने, मेघदूतम, ऋतुसहार भी लिख दिया, हाँ एक और लिखी ऋतुसहार, और ऋतुसहार 7वें नंबर, ऋतुसहार, और ऋतुसहार आप इनको याद कर लीजिए। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेघदूतम याद कर लीजिए, रघुवंशम को याद कर लीजिए, मालविकाग्निमित्रम को याद कर लीजिए, ऋतुसहार को याद कर लीजिए, और कुमार संभव को याद कर लीजिए बच्चों। यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कालिदास की कौन कौन सी रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभम, ऋतुसहार। अगर इनको आप ठीक तरीके से याद कर लेंगे, मैं जानता हूँ क्वेश्चन छूटेगा नहीं बच्चों। लेकिन गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है, इसको आप निश्चित याद कर लेना। इसके साथ साथ भास ने कौन सी कृति लिखी है, जो स्वप्न वासव दत्ता है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मृच्छकटिका शूद्रक ने लिखी है। उम्मीद है ये कृतियाँ आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं बनी हुई हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन मित्र यह है कि महाभारत का मूल नाम क्या है? जो महाभारत है मेरे दोस्त, इसका मूल नाम क्या है? कोई भाई बता सकता है? अच्छा, महाभारत को बच्चों पंचम वेद भी कहा जाता है, पंचम वेद भी कहा जाता है, याद रखना। क्या कहा जाता है? पंचम वेद भी कहा जाता है, याद रखना। और मतलब पांचवा वेद भी कहा जाता है। और इसके जो रचयिता थे वो वेद व्यास थी, वेद व्यास। कौन थी बच्चों? इसे रचयिता थी, याद रखना। महाभारत किसने लिखा है? तो वेद व्यास ने लिखा है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताएं, जो महाभारत का प्राचीनतम वर्णन हमें कहां से मिलता है? महाभारत का जो प्राचीनतम वर्णन है, वो कहां से मिलता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। हालांकि अभी तक आया नहीं है, पूछा जा सकता है। तो इसका जो प्राचीनतम वर्णन है वो आश्रव लायन से मिलता है बच्चा, आश्रव लायन से। महाभारत का प्राचीनतम वर्णन कहां से मिलता है? आश्रव लायन से मिलता है। एक बात बता दें, जो महाभारत है मित्र, महाभारत में जब 10,000 श्लोक थे, उस समय से जय संहिता कहा जाता था। उस समय इसे जय संहिता कहते थे बच्चों। जब महाभारत में 10,000 श्लोक थे तब इसे जय संहिता कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लेकिन जैसे ही महाभारत में 1,00,000 श्लोक हुई तब इसे क्या कहा जाने लगा? तो ध्यान रखना, महाभारत। 1,00,000 श्लोकों पर इसे क्या कहा जाने लगा? तब इसे महाभारत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? महाभारत कहा जाने लगा बच्चों, ठीक है। पूछा क्या है? महाभारत का मूल नाम क्या है?
तो आप बता सकते हैं जय सहता। क्या बच्चों? जय सहता, जो आपका 10,000 श्लोकों की ओर बच्चों क्या करता है? इशारा करता है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको बेहतर तरह से समझ में आ चुकी होंगी। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं जानता हूँ अकबर के बारे में तो बहुत से लोग जानते होंगे। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था? तो नहीं को बच्चों हम लोग पहले नहीं कर देते हैं। मतलब पूछा गया है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उस्मान अली खान, राजा टोडरमल, अबुल फजल या फ़कीर अजीउद्दीन, इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति था जो नवरत्न में शामिल? नवरत्न मतलब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो राजा होते थे उस समय, वर्तमान समय कंडीशन में देख लीजिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की मतलब सलाह देने के लिए, उनकी सहायता के लिए, विभागों की हेल्प करने के लिए कैबिनेट मंत्रालय है। तो उस समय अकबर के समय के ये कैबिनेट मंत्री बच्चे हुआ करते थे। उस समय इन्हें नवरत्न कहा जाता था। क्या कहते थे? नवरत्न कहते थे। ठीक है, पूछा गया है नवरत्न में से कौन शामिल नहीं था बच्चों? तो ध्यान रखना, उस्मान अली खान शामिल नहीं थे बच्चों, याद रखना। जबकि राजा टोडरमल, ये समझ लीजिए, राजा टोडरमल थे, ये वर्तमान समय के वित्त मंत्री के समान थे। उस समय अकबर के समय में वर्तमान समय वित्त मंत्री के समान थे। तो राजा टोडरमल भी थे, अबुल फजल भी थे मेरे भाई, ठीक है, और फ़कीर अजीउद्दीन भी थे। उसके बाद नंबर 4 पे थे आपके मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, ये भी थे, ये नवरत्न में शामिल थे, मुल्ला दो प्याजा। और फैजी थे, फैजी। उसके बाद मानसिंह थे। कौन थे? मानसिंह थे। बीरबल थे, जो बुद्धि से बहुत होशियार थे, वीरबल थे। उसके बाद तानसेन थे, तानसेन के बारे में जानते होंगे ना, ग्वालियर में पैदा हुए थे ये। और अब्दुल रहीम खाने खाना थे, अब्दुल रहीम खाने खाना बच्चों, ये थे अकबर के दरबार में नवरत्न। राजा टोडरमल थे, जो वर्तमान से वित्त मंत्री के समान थे। अबुल फजल थे बच्चों। फ़कीर अजीउद्दीन थे। नंबर 4 पर मुल्ला दो प्याजा थे, फैजी थे, मानसिंह थे, वीरबल थे, तानसेन थे, अब्दुल रहीम खाने खाना थे मेरे भाई। आप लोग याद रखेंगे। बताइए यह क्वेश्चन किसकी समझ में नहीं आया? बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? उस्मान अली खान नहीं थे बच्चों, ठीक है। नवरत्नों में उस्मान अली खान नहीं थे, ये एक सैनिक थे अकबर के। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है, जिंदाबाद, लाजवाब क्वेश्चन है। पूछा गया बुड के आदेश पत्र का संबंध निम्न में से क्या है? जो बुड का इसे हम लोग बुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं बच्चों। इस घोषणा पत्र को बुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, ठीक है। पूछा गया है बुड डिस्पैच का संबंध किससे है? सीधी सी बात ये है, यह इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, जो बुड डिस्पैच है बच्चों, इसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में किसका? शिक्षा का। क्या कहते हैं? भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं बच्चों, याद रखना। एक व्यक्ति हुआ करता था चार्ल्स बुड, उसने यह एक पत्र बनाया था। हुआ ऐसा था, चार्ल्स बुड एक व्यक्ति था, अंग्रेज था। जब भारत अपना ब्रिटिश उपनिवेशवाद का शिकार था, भारत पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय एक जो बुड नामक व्यक्ति था, बुड, उसने क्या किया था, चार्ल्स बुड नामक व्यक्ति ने क्या किया था कि भारत का उसने दौरा किया। दौरा करने के बाद उसने भारत में शिक्षा संबंधी कुछ सुधार के लिए एक पत्र लिखा, और पत्र लिखा गया उस समय गवर्नर के लिए, गवर्नर जनरल के लिए। उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो लॉर्ड डलहौजी था।
ये पूछा जाता है कि किसके समय में ये बुक डिस्पैच लाया गया था, तो ध्यान रखना लॉर्ड डलहौजी के समय में। और इसने क्या कहा, जो पत्र था अपना गवर्नर जनरल के यहाँ भिजवा दिया, उससे जो गवर्नर जनरल जो डलहौजी था वो बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि उसने जो भी शिक्षा संबंधी जो भी प्रावधान लिखे थे वो इस तरीके से बनाए थे कि इस भारत पर लगभग हमेशा के लिए भारत पर अंग्रेजों का शासन बना रहे, क्योंकि वो इस शिक्षा के माध्यम से एक ऐसी फौज भारत में खड़ी करना चाहता था जो अंग्रेजों की हमेशा हेल्प करे। उसने क्या किया बुक डिस्पैच पत्र में कि मोस्टली जो प्राथमिक शिक्षा हुआ करती थी वह प्राथमिक शिक्षा भारत की जो साधारण लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसमें दी जानी चाहिए, इस पत्र में लिखा हुआ था। लेकिन जो उच्च स्तरीय शिक्षा है वह मोस्टली अंग्रेजी में होनी चाहिए। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भारत में एक ऐसा वर्ग एकत्रित कर दूं जो अंग्रेजों की बात सुने, समझे, और जो भारत में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन पर हम लोग अधिकार कर सकें। तो ध्यान रखना, जो चार्ल्स वुड था, चार्ल्स वुड नामक व्यक्ति ने यह जो पत्र था क्या किया था, इस बुक डिस्पैच पत्र को तैयार किया था। किसके समय में तैयार किया था, तो ध्यान रखना लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड तो बच्चों ये अंग्रेजों के लिए होगा, अब हमारे लिए नहीं है। डलहौजी, इसने पत्र भी कब दिया था, तो ध्यान रखना 1854 में। ये भी डेट याद रख लेना बच्चों, ठीक है, 1854 में। इसका जो संबंध किससे था, तो ध्यान रखना इसका जो संबंध था वह शिक्षा से था, एजुकेशन से बच्चों इसका संबंध था, एजुकेशन से इसका संबंध था। इसने इसमें मतलब किस बात पे गौर किया था, किस बात पर इसने फोकस किया था, तो इसने ये बताया था कि जो प्राथमिक शिक्षा है वह क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। क्षेत्रीय कहें हम लोग, मातृभाषा में कहें, मातृभाषा। लेकिन जो उच्च स्तरीय शिक्षा है, शिक्षा है उसका जो माध्यम कौन सा होना चाहिए, तो ध्यान रखना अंग्रेजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। उम्मीद है अब इस क्वेश्चन को आप बेहतर तरह समझ गए होंगे और आपने आंसर भी लगा दिया होगा कि इसका संबंध किससे है, एजुकेशन से था बच्चों। किससे था, एजुकेशन से था। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत बनता है, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो बुक डिस्पैच को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बुक डिस्पैच पत्र को कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया, चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं, राजा राम मोहन राय, अरे वही राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी बच्चों, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था। देखो बच्चों, यहाँ पर दो बातें, एक तो स्थापना और संपादन भी किया था। ऐसा कौन सा अखबार था, क्या केसरी था, या संवाद कॉमेडी था, या मराठा था, या फिर युगांतर था मेरे भाई, ठीक है, बताने का प्रयास करें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चा वह संवाद कॉमेडी सही है। राजा राम मोहन राय ने संवाद कॉमेडी अखबार का संपादन भी किया था और स्थापना भी की बच्चों। अच्छा, कब स्थापना की, कहां पर स्थापना की, वो जरा बताता हूं। जो संवाद कॉमेडी अखबार था बच्चों, इसकी जो स्थापना 1821 में की गई थी। कब की गई थी, 1821 में। और कहां पर की गई थी, तो कलकत्ता में। कहां पर, कलकत्ता में की गई थी। और इसकी जो ये किस भाषा में निकाला गया था, भाषा पूछी जाती है तो ध्यान रखना, ये जो निकाला गया था वो बंगाली भाषा में निकाला गया था।
किसमें? बंगाली भाषा में। जो संवाद कॉमेडी अखबार था बच्चों, जिसके संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय थे। स्थापना इन्होंने 1821 में की थी, कलकत्ता में स्थापना की थी, और ये बंगाली भाषा में ये अखबार निकाला था बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो अखबार निकाला था उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था बच्चों, सती प्रथा पर रोक लगाना। किस पर? सती प्रथा पर रोक लगाना। सती प्रथा पर क्या करना बच्चों? रोक लगाना। संवाद कॉमेडी अखबार का क्या था? उद्देश्य था। अच्छा, जो राजा राममोहन राय थे बच्चों, जो राजा राममोहन राय थे, चलो इनके बारे में दो चार बता देता हूं, दो चार बातें। राजा राममोहन राय ने बच्चों ध्यान रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तब इसका नाम क्या था, या ब्रह्म समाज का पूर्व नाम क्या था? इस तरह से क्वेश्चन बन जाए तो आप क्या बताएंगे कि ब्रह्म समाज का पूर्व नाम यह था? बताइए। ब्रह्म सभा क्या कहते थे? ब्रह्म सभा। और ब्रह्म सभा इसका बच्चों पूर्व नाम था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखना, स्थापना इसकी 1828 में की गई थी, ब्रह्म समाज की। किसकी? 1828 में की गई थी। और कहां पर की गई थी? तो बताइए, कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में दोस्त की गई थी, याद रखना। अच्छा, जो केसरी अखबार था, कौन सा? केसरी अखबार बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये केसरी अखबार था, ये किसने निकाला था? तो ये इसके जो संस्थापक थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए कि केसरी अखबार किसने निकाला था, तो बताइए, बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था। इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये आ जाता है किस भाषा में निकाला था मेरे भाई, और कब निकाला था, किस भाषा में निकाला था और कब निकाला था। तो ध्यान रखना, जो केसरी अखबार था बच्चों, यह 1881 में, कब? 1881 में निकाला था। किस भाषा में था? तो ध्यान रखना, ये जो अखबार था ये मराठी भाषा में था। ये पूछा गया है, ठीक है। केसरी अखबार के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। कब निकाला था? 1881 में। किस भाषा में निकाला था? तो बताइए, यह मराठी भाषा में निकाला था। लेकिन जो मराठी अखबार था मेरे भाई, कौन सा? जो मराठी अखबार था ये वाला, ये अंग्रेजी भाषा में निकाला था। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में निकाला था। जो आपका मराठा अखबार था, ये अंग्रेजी भाषा में निकाला था। इसके संस्थापक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे बच्चों। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। आप लोग याद रखना, ठीक है। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में निकाला था। और उसके बाद ये जो युगांतर अखबार है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मित्र। ये युगांतर अखबार है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है बेहतरीन तरीके से बच्चों। ये युगांतर अखबार है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके संस्थापक कौन कौन थे, तो उनको नोट कर लीजिए, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो युगांतर अखबार है, ये कब निकला हुआ था? तो डेट इसकी याद रखना, 1906 मेरे भाई। कब? 1906 में। कहां से निकला था? तो कलकत्ता से। कहां से? कलकत्ता से। किसने निकाला था? यही बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान दीजिए। वारिंद्र कुमार घोष इंपॉर्टेंट है। अविनाश चट्टोपाध्याय, बच्चों अविनाश लिखा हुआ है, ठीक है।
अविनाश, नोट कर लेना, अविनाश चट्टोपाध्याय या भट्टाचार्य, भट्टाचार्य, सॉरी चट्टोपाध्याय नहीं है, भट्टाचार्य है। और पहले कौन है? वारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और उसके बाद भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त। ये 3 लोग जो थे वो युगांतर अखबार के फाउंडर थे, संस्थापक थे मेरे भाई। कौन थे? संस्थापक थे। तो पूछा जा सकता है, आप इन सब बातों को याद रखिए कि युगांतर अखबार कब प्रकाशित हुआ था, तो 1906 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। वारिंद्र कुमार, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त बच्चों इसके कौन थे? संस्थापक थे। ठीक है, उम्मीद है इतने क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन। बच्चों अगर मैं स्लो चल रहा हूं तो आप बताएं, थोड़ा फास्ट पढ़ाऊं मैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला था? इनमें से तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, नीलम संजीव रेड्डी हैं और आर वेंकटरमन है। बताएं इनमें से कौन से भारत के राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिन्होंने सबसे कम अवधि के लिए क्या संभाला है? कार्यभार संभाला है। तो बच्चों ध्यान रखना, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुए थे। राष्ट्रपति थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, आप लोग याद रखना। ठीक है, पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये तीसरे राष्ट्रपति थे। तीसरे क्या थे बच्चों? राष्ट्रपति थे। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। और राजेंद्र प्रसाद सबसे सर्वाधिक मात्रा में शासन करने वाले राष्ट्रपति हुए, ये भी आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है मित्र, बताएं। पूछा गया सूर्य पृथ्वी की सतह पर, जैसे ये हमारा सूर्य है बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर ये सूर्य है हमारा। सूर्य बच्चों ये है और ये अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी नीली है, ये अर्थ है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी की सतह पर डॉट 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 मिनट के कोण पर सामने होता है। मतलब ये है सूर्य पृथ्वी की सतह पर डॉट 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 डॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनट के कोण पर सामने होता है। मतलब जब सामने होता है तो कितने अंश का कोण बनाता है। जैसे इस तरीके से सूर्य किरणें आ रही हैं, किरणें आ रही हैं और फिर रिफ्लेक्शन करती हैं, तो ये कितने अंश का कोण बनता है, ये पूछा उसने। कितने अंश का कोण बनता है यह पूछा इसने। आंसर है वो 32 सही है। कौन सा? 32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वैसे भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब सूर्य पृथ्वी के जस्ट सामने होता है तो कितने अंश का कोण बनाता है? तो 32 अंश का कोण बनाता है। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। जो माउंट 1 सेकेंड, हाँ पूछा इसमें गया है जो माउंट सेंट हेलेना द्वीप है मेरे भाई, और ये इस पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहां पर स्थित है? पहले नंबर बात यह है कि जो माउंट सेंट हेलेना जो द्वीप है बच्चों, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। कहां पर? प्रशांत महासागर में स्थित है। वही प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। क्लियर हुआ? इसी में स्थित है। इस पर किस देश का अधिकार है, ये पूछा है। जो माउंट सेंट हेलेना द्वीप है, इस पर सक्रिय ज्वालामुखी, इस पर किस देश का अधिकार है? तो ध्यान रखना, यूएसए का अधिकार है मेरे भाई। किसका? यूएसए का अधिकार है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहां पर एक कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है बच्चों, जिसका नाम क्या है? सेंट हेलेना। उसका नाम भी सेंट हेलेना के नाम से ही है बच्चों। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे?
सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, वोल्केनो। तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे मौना लोआ बच्चों। कौन सा बताएंगे? मौना लोआ। मौना लोआ ज्वालामुखी बताएंगे बच्चों, ठीक है। ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखना बच्चों, ठीक है। मौना लोआ ज्वालामुखी है और ये बच्चों कहां पर है? ये प्रशांत महासागर में है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है। ये तो सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आप ये बताएं कि विश्व का सबसे सक्रिय, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? आपका आंसर होना चाहिए किलायु ज्वालामुखी। किलायु, ये पूछा गया है, किलायु ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, ठीक है बच्चों। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु ज्वालामुखी पूछा गया। अच्छा, भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बताएंगे बेरिन द्वीप। बेरिन ज्वालामुखी। बेरिन ज्वालामुखी बच्चों याद रखना, ठीक है, पूछा जा सकता है। अच्छा, ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? ये क्वेश्चन बना हुआ है। ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो ध्यान रखना, स्ट्रोम्बोली, नाम नोट कर लेना, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी बच्चों, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि भूमध्य सागर में, कहां पर है ये? भूमध्य सागर में, और ये लिपारी द्वीप पर स्थित है बच्चों, ध्यान रखना, लिपारी द्वीप। कौन सा? लिपारी द्वीप पर स्थित है। और इस द्वीप पर बच्चों इटली का अधिकार है। किसका? इटली जो कंट्री है ना, उसका अधिकार है। आप लोग याद रखेंगे बच्चों। क्लियर हुआ? अरे कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारत विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय वोल्केनो कौन सा है? एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो ध्यान रखना। विश्व का सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी कौन सा है? तो बताएंगे माउंट इरेबुस। माउंट इरेबुस ब्रुस वोल्केनो है, और ये कहां पर है बच्चों? ध्यान रखना, न्यूजीलैंड के पास में है। न्यूजीलैंड जो कंट्री है ना, इसकी राजधानी वेलिंगटन है, उसके पास में बच्चों, ठीक है। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपके सामने शेयर की बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। बताइए मित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? बताएं भाई, 10वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। डूरंड रेखा है, ये किन किन देशों को मतलब क्या करती है, किन किन देशों की बाउंड्री बनाती है, ये पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है डूरंड रेखा। बताएं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था 1947 में, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान एक था। उस समय जो वर्तमान पाकिस्तान है उसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती थी। तो यह पहले 1947 से पहले
जो डूरंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, यह मोस्टली भारत और अफगानिस्तान के मध्य हुआ करती थी, मतलब 1947 से पहले। यह जो यह जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा थी वो भारत प्लस अफगानिस्तान के मध्य थी। लेकिन जैसे ही विभाजन हुआ 1947 में, अब जो डूरंड रेखा है वह पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के मध्य है। किसके? अफगानिस्तान के मध्य। इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन बच्चों सही है। बच्चों दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छा, एक क्वेश्चन अब पूछा जाता है कि 24वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? कौन सी 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो बताएंगे भारत प्लस पाकिस्तान। ठीक है, याद रख लेना, पूछा जा सकता है। अच्छा, 49वीं समानांतर रेखा वो किन दो देशों के मध्य है? कोई भाई बता सकता है? 49वीं, और ये विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा ही बनाती है, सबसे लंबी सीधी। बताएं 49वीं समानांतर रेखा वो किन दो देशों के मध्य है? तो बताएंगे यूएसए प्लस कनाडा। और इसके साथ साथ बताएं जो 38वीं समानांतर रेखा है वो किन दो देशों के मध्य है? तो बताएंगे आप उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। वही उत्तरी कोरिया जानते हो, वहां का शासक कौन है? तानाशाह, किम जॉन कुंग। हालत खराब रहती है वहां के लोगों की, पता है इसकी वजह से। जिसको चाहे उसको मरवा देता है, जिसको चाहे उसको रुला देता है। वो वहाँ की पनिशमेंट इतनी खतरनाक है कि अगर आपने वेस्टर्न कपड़े पहन लिए या वेस्टर्न कल्चर को आपने अपना लिया तो सीधी आपको फांसी होगी। वहाँ पर ये रूल्स है। भ्रष्टाचार नाम की चीज़ वहाँ पर न के बराबर है। एक बार बताते हैं बच्चों, मैंने भी सुना था कि यहाँ के जो उत्तरी कोरिया के शिक्षा मंत्री ने, जो एजुकेशन मिनिस्टर था, उसने वहाँ पर जो टीचरों की भर्ती हुई थी उसने कुछ गमन कर दिया था, मतलब धांधली कर दी थी। तो वहाँ पर जब यह जानकारी उसको शासक को, तानाशाह को पता चली, तो उसने उस जो शिक्षा मंत्री था उसे पकड़ करके बीच चौराहे पर, उसकी राजधानी प्योंगयांग है उत्तरी कोरिया की, पब्लिक के सामने फांसी पर चढ़ा दिया था। इतना सख्त कंट्री है। ठीक है, मैं हालांकि ये नहीं कह रहा हूँ भारत में ऐसा होना चाहिए। अच्छा, जो 49वीं समानांतर रेखा है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य है। ठीक है। अच्छा, जो गैनीनाड, एक जो पूछी जाती है गैनीनाड अंतर्राष्ट्रीय रेखा वो किन दो देशों के मध्य है? गैनीनाड अंतर्राष्ट्रीय रेखा किन दो देशों के मध्य है? ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखना ये जो रेखा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है मेरे भाई कि गैनीनाड है वो किन दो देशों के मध्य है। तो ध्यान रखना यह फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। किसके? फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। और एक और को याद कर लेना, हिडनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा ये किन दो देशों के मध्य है? तो ध्यान रखना ये जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। ये सारी पूछी जाती है बच्चों। ठीक है, बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड सही है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताएं। पूछा गया है इसमें, भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? पहली नंबर बात तो यह है कि जो पर्वतीय वन है वो पर्वतीय राज्यों में पाए जाते हैं। उसमें पेड़ कैसे पाए जाते हैं ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना उसमें चीड़ के पेड़, किसके बच्चों? चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं। ध्यान रखना जो पर्वतीय वन होते हैं उसमें चीड़ के पेड़
चीड़ के जो पेड़ होते हैं वह पाए जाते हैं। ठीक है, जब भी देखा होगा जम्मू कश्मीर हुआ, उत्तराखंड हुआ, सिक्किम हुआ, पूर्वांचल राज्य हुए, ठीक है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हुआ, वहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, वनों में जो पेड़ पाए जाते हैं वो चीड़ के पाए जाते हैं। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएं जादूगोड़ा की खान, जादूगोड़ा की खान ... के लिए जानी जाती है। जादूगोड़ा की खान है बच्चों, वो किसके लिए जानी जाती है ये पूछा गया। क्या यूरेनियम के लिए, तांबा के लिए, सोना के लिए या लोहा के लिए, ये पूछा गया। बताएं। जो कोलार खान है बच्चों, ये कर्नाटक राज्य में है और ये सोने के लिए जानी जाती है। ठीक है, कोलार खान है कर्नाटक में, सोने के लिए जाती है। लेकिन जो जादूगोड़ा है, पहले आप तो ये पता होना चाहिए जादूगोड़ा कहाँ पर है, जादूगोड़ा की खान कहाँ पर है। तो ध्यान रखना, ये आपके झारखंड राज्य में है। किसमें? झारखंड राज्य के सिंहभूमि जिले में, सिंहभूमि जिले में। और ये किसके लिए जानी जाती है? तो यूरेनियम के लिए बच्चों। किसके लिए? यूरेनियम के लिए जानी जाती है। इसलिए ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ए इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ी यूरेनियम की खान कौन सी है, भारत में यूरेनियम की सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं, परेशान न हो। भारत में यूरेनियम की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो ध्यान रखना, तुमलापल्ली, तुमलापल्ली बच्चों याद रख लेना। ठीक है, अलग से तुमलापल्ली खान है। ये यूरेनियम के लिए जानी जाती है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए जानी जाती है। और ये किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य है। ठीक, ये ऑप्शन बच्चों इसका सही है। आगे चलिएगा। बताएं मेरे दोस्त, किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? बताएं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? देखो, ये तो नई दिल्ली है, भारत की राजधानी है। क्या चेन्नई को कहा जाता है? बेंगलुरु को? बेंगलुरु को तो बच्चों क्या कहें, इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, चलो कन्फ्यूजन है, बता दूंगा। ठीक है, लेकिन जो हैदराबाद है बच्चों, हैदराबाद शहर को क्या कहते हैं? मोतियों का शहर कहते हैं। जैसे कोच्चि को, कोच्चि सुना आपने, केरल में है, कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानी कहा जाता है। जैसे इसी तरीके से जो आपका कौन है, हैदराबाद है, हैदराबाद को क्या कहा जाता है? तो बता दीजिए, मोतियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, किसका? मोतियों का शहर कहा जाता है। और इसको, हैदराबाद को बच्चों एक बात और याद रखना, नवाबों का शहर भी कहते हैं। जैसे लखनऊ को हम लोग नवाबों का शहर कहते हैं, इसी तरीके से। ठीक है, हैदराबाद वर्तमान समय में तेलंगाना की राजधानी है। किसकी? तेलंगाना की बच्चों क्या है? राजधानी है। ठीक, तेलंगाना राज्य वही जो भारत का 28वां राज्य है। कौन सा? 28वां राज्य है। कब बना था? 2 जून 2024 को, 14 को बना था बच्चों। ठीक है, याद रखना। इतनी बातें मैं जानता हूँ आपको समझ में आ चुकी होंगी। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन मेरे भाई, बेहतरीन क्वेश्चन। अब तक तो हमने सुना था अरब सागर की रानी, मोतियों का शहर, लेकिन अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी। क्या राजकुमारी किसे कहा जाता है? क्या देहरादून को कहा जाता है? देहरादून बच्चों ये तो यूके में है, उत्तराखंड में है, राजधानी भी है। कोर्ड कनाल, उटी, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग बच्चों आपको सभी को पता होना चाहिए
ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। ये पर्यटन स्थल है बच्चों, क्या है? पर्यटन स्थल। क्या है? पर्यटन स्थल है। जो ऊटी है मेरे दोस्त, ऊटी ये तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है और पर्यटन स्थल है। और ध्यान रखिए जो ऊटी है मेरे दोस्त, यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों पर है मित्र, याद रखना ऊटी, ठीक है। जहाँ पर खिलौना गाड़ी चलते हैं, बहुत से लोग जाते हैं घूमने के लिए। एक हिल स्टेशन है कुल मिला के। ये दिखने में बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देता है ऊटी से बच्चों, ठीक है। और जो कोडई कनाल है बच्चों, पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ मेरे दोस्त याद रखना, ये 3 राज्यों में इस तरह फैली हुई हैं, इस तरीके से। एक राज्य आपका तमिलनाडु है, एक राज्य इस तरीके से केरला है, ये वाला केरल है बच्चों, और एक राज्य है अपना कर्नाटक। ये 3 राज्यों में इस तरीके से फैली हुई हैं, इस टाइप से। चलो डिफरेंस पेन से दिखा देता हूं। ठीक है, नीली पहाड़ियाँ नीली हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं बच्चों, ठीक है, ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा ये बताओ, ऑरेंज पहाड़ियाँ किस कंट्री में है? ऑरेंज की पहाड़ियाँ, तो ध्यान रखना ऑरेंज की पहाड़ियाँ हैं वो ऑस्ट्रेलिया में है, 3 राज्यों में है। और ये जो ऊटी है मेरे दोस्त, ऊटी आपका यहीं पर है, तमिलनाडु राज्य में ऊटी। ये कौन सा है? ऊटी है। लेकिन तमिलनाडु राज्य में ही, तमिलनाडु राज्य में यहाँ पर एक पहाड़ियाँ और हैं इस तरीके से। ये पालनी की पहाड़ियाँ हैं, पालनी की पहाड़ियाँ। वैसे ही पूछा जाता है तो बता सकते हैं कि पालनी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। इसी पर कार्डकोनाल, इसी पर बच्चों क्या है? कार्डकोनाल एक पर्यटन स्थल है, ये वाला कार्डकोनाल। इसे ही पर्वतीय पर्यटन स्थलों की क्या कहा जाता है? राजकुमारी कहा जाता है। इसलिए दूसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन इसका बेहतर और राइट आंसर है। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? इनमें से किसे भारतीय योजनाओं का क्या कहा जाता है? वास्तुकार कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पीसी महालनोबिस को कहा जाता है बच्चों। किसको? पीसी महालनोबिस को क्या कहा जाता है? भारतीय योजना का आर्किटेक्चर कहा जाता है, वास्तुकार कहा जाता है। पीसी महालनोबिस को आप लोग बच्चों याद करना, पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 29 जून को, कब? 29 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। सेंट्रल स्टैटिक डे मनाते हैं 29 जून को, किसके जन्मदिन के अवसर पर? तो पीसी महालनोबिस को। जिन्हें भारतीय योजना का बच्चों क्या कहा जाता है? वास्तुकार कहा जाता है, ठीक है। आगे चलिए, अब आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बताइए डॉट 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 सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना जो पब्लिक सेक्टर का बैंक कौन सा है, ये पूछा गया है। बताइए। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना बच्चों कब हुई थी? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना बच्चों ध्यान रखना 1908 में हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की। आंध्रा बैंक की 1923 में हुई है। कब? 1923 में। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना ध्यान रखना 1906 में हुई है। लेकिन जो इलाहाबाद बैंक है बच्चों, कौन सा? इलाहाबाद बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1865 में हुई है। तो बताइए सबसे पुराना कौन सा हुआ? बताइए सबसे पुराना कौन सा हुआ? तो इलाहाबाद बैंक हुआ बच्चों। कौन सा? इलाहाबाद बैंक इज राइट आंसर।
दूसरा ऑप्शन सही है। बताइए पहला क्वेश्चन, वो 17वां क्वेश्चन, भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा बनाया गया है? तो बच्चों वही राज्य अपना केरल राज्य। कौन सा? केरल राज्य है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना। पहले आपको ये बताऊं, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना है मेरे भाई, ये कब शुरू की गई थी? ये जो योजना है वो कब शुरू की गई थी, पहले आपको ये पता होना चाहिए। और जो ग्राम योजना है तो इनका संबंध बच्चों किससे होगा? गांवों से होगा। किससे होगा? गांवों से होगा। तो ध्यान रखना, इसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर को 2014। कुछ समझ में आया? 11 अक्टूबर 2014 को जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे उसने शासनकाल में। तो ये 11 अक्टूबर को हम लोग, वैसे आपको पता होना चाहिए, इस 11 अक्टूबर को जननायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर शुरू की गई थी बच्चों। ठीक है, इसमें जो सांसद होता था वो क्या करता था, अपने क्षेत्र से एक गांव को क्या करता था, गोद लेता था। लेकिन आगे प्रोसेस बढ़ाता गया, 5 गांव ले लिए जाएंगे, एक टारगेट रखा गया था। ठीक है, बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ए सही है। अगला बताइए। अगला क्वेश्चन है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसे हम लोग भेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सेल होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसी भेल है बच्चों। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक ... कंपनी है। ये कैसी कंपनी है? क्या राजरत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है, या फिर नवरत्न कंपनी है, या फिर मिनी रत्न कंपनी है? बताएं मेरे भाई, या राजरत्न कंपनी है? तो ध्यान रखना, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी है। ये कैसी कंपनी है? महारत्न है मेरे भाई। ठीक है, आपको बताना है कि 2025 में, सर्च कर लीजिए, 2025 में भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? महारत्न कंपनियां हैं, आप लोग बताएं बच्चों, बताने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन बताइए, इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? जैसे भाई जैसे हरित क्रांति होती है, ऐसे ही स्वर्ण क्रांति है। हरित क्रांति का संबंध आपको पता होना चाहिए कृषि से है। कृषि में मोस्टली गेहूं चावल से था। लेकिन स्वर्ण जो क्रांति है मेरे भाई, जो स्वर्ण क्रांति है, इसका संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, इसका संबंध है शहद से, बागवानी से। किससे? शहद से है, बागवानी से है, फूलों से है। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है मेरे भाई, आप लोग याद रखना, 1991 से लेकर के वर्ष 2001 तक। ठीक है, 1991 से लेकर के वर्ष 2001 तक का बच्चों से क्या है? टाइम पीरियड है, आप लोग याद रखोगे। आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पूछा जाता है, ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जो ईस्टर का त्यौहार है वो किस दिन मनाया जाता है? हुआ ऐसा था मेरे दोस्त, मेरे मित्र, कि जो ईसा मसीह थे, इनको शुक्रवार वाले दिन फांसी हुई थी। कब? शुक्रवार वाले दिन क्या हुई थी? फांसी हुई थी। किसको? ईसा मसीह को, यीशु को बच्चों। लेकिन हुआ ऐसा था कि रविवार वाले दिन ये पुनः जीवित हो गए, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसलिए रविवार को क्या मनाते हैं हम लोग? ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं ईसाई धर्म के अनुयायी बच्चों। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा इसमें यह गया है, महाराष्ट्र के पारंपरिक रंगमंच का नाम बताइए। जो महाराष्ट्र है अपना राज्य, उसका पारंपरिक रंगमंच बताएं, मतलब कौन सा नाटक होता है, बताइएगा। क्या इसका राइट आंसर है? क्या नौटंकी है? नौटंकी तो बच्चों यूपी की है। किसकी? यूपी की है, आप लोग याद रखना, उत्तर प्रदेश की है। क्या स्वांग है, तमाशा है, या रासलीला है? रासलीला बच्चों यूपी की है। इसका राइट आंसर क्या है? तमाशा। अच्छा, एक बात और याद रखना,
जो काला घोड़ा महोत्सव है बच्चों, बहुत पूछा जाता है, ये किस राज्य का है? तो ध्यान रखना ये भी महाराष्ट्र राज्य का है। किसका? महाराष्ट्र राज्य का है, आप लोग याद रखना। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑन माई टर्म्स हो सकता है पूछ लिया जाए तो शशि थरूर की है। किसकी? शशि थरूर की, आप लोग याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती मनाते हैं, बताएं 14 दिसंबर को मनाते हैं बच्चों। कब? 14 दिसंबर को, याद रखना, ठीक है। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, मतलब हमें ऊर्जा की बचत करनी चाहिए, जैसे बिजली है, ठीक है, लाइट है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या करनी चाहिए? बचत करनी चाहिए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हम क्या मनाते हैं? 14 दिसंबर को मनाते हैं बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी याद में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाने की घोषणा की है? बता चुका हूं, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिसे हम लोग पीसी महालनोबिस कहते हैं। 4th ऑप्शन की ओर जाएंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था? पहले मेरे दोस्त आपको यह पता होना चाहिए कि अब तक कितने प्रधानमंत्रियों को 2025 तक कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया गया है? भारत रत्न दिया, कोई वही बता सकता है अब तक कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया गया? ईमानदारी से बताएं अगर जानते हैं तो ध्यान रखना, अब तक टोटल 9 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं। कितने? 9 प्रधानमंत्री हुए, ठीक है, 9 पीएम हुए हैं जिनको क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। लेकिन पूछा गया भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान रखना राजीव गांधी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों, ठीक है, ठीक है, राजीव गांधी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है? तो जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले JL नेहरू, पहले तो नेहरू जी हैं बच्चों, नेहरू जी। दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी हैं। तीसरे नंबर पर राजीव गांधी हैं, इन्हें मरणोपरांत दिया गया था, ठीक है। अटल बिहारी जी को मिल चुका है, 4 तो ये हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिल चुका है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री को मिल चुका है बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिल चुका है बच्चों। और गुलजारी लाल नंदा जी को मिल चुका है, गुलजारी लाल नंदा को, ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 6वें नंबर पर ये हो गए। 7वें नंबर पर मोरारी लाल देसाई को मिल चुका है, मोरारी लाल देसाई बच्चों, इनको मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद PV नरसिंह राव को मिल चुका है पिछली बार। चौधरी चरण सिंह को, 8 में चौधरी चरण सिंह। उसके बाद 9वें नंबर पर हैं आपके PV नरसिंह राव, इनको मिल चुका बच्चों, ठीक है। तो 9 प्रधानमंत्री हुए हैं। नेहरू जी है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा और मोरारी लाल देसाई, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिंह राव बच्चों, इन 9 प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्हें क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। अगला क्वेश्चन बताएं, बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, बताएं भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? ये बताएं, बताइएगा। भारत का भी सम्मान, सर्वोच्च सम्मान जिसे भारत रत्न कहा जाता है, और पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है उसे क्या कहा जाता है? निशान-ए पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है उसे निशान-ए पाकिस्तान कहा जाता है, निशान-ए पाकिस्तान,
ठीक है। और भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है? भारत रत्न। दोनों मिल चुकी हैं बच्चों इनको, ठीक है। ये कौन से प्रधानमंत्री हुए हैं? ठीक है, कौन से प्रधानमंत्री हुए हैं? तो ध्यान रखना, मोरारीलाल देसाई हुए बच्चों। कौन? मोरारीलाल देसाई हुए हैं। मोरारीलाल देसाई को 1990 में निशान पाकिस्तान मिला था और 1991 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं? पहले नंबर आपको ये होना चाहिए, यूनेस्को, इसका बच्चों जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में। कोई मेरा भाई यूनेस्को की फुल फॉर्म बताइए, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, इसकी जो स्थापना है यूनेस्को की वो 1949 में की गई थी। ठीक, और यूएनओ की एक संस्था बच्चों। ये पूछा गया है कि एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं, ये पूछा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखना, एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें टोटल जो गुफाएं बच्चों 34 गुफाएं, 34 गुफाएं। कितनी? 34 गुफाएं। इनमें से जो 17 गुफाएं, कितनी? 17 जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। किससे? हिंदू धर्म से संबंधित है। उसके बाद जो 12 गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये सारे डाटा याद रखना बच्चों। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है 12 गुफाएं बच्चों। 17 गुफाएं हिंदू धर्म से हैं, 12 गुफाएं किससे हैं? तो बता सकते हैं बौद्ध धर्म से। और 5 गुफाएं किससे? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है, आप लोग याद रखना। ठीक है, इस तरह टोटल 34 गुफाएं। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? बच्चों 2 बार हुआ है। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? तो बात ध्यान रखना बच्चों, 2 बार हुआ है। पहली बार 1951 में किया गया था, 51 में किया गया था। दूसरी बार कब हुआ है? दूसरी बार वर्ष 2008 में हुआ था। ठीक है, वर्ष 2008 में हुआ बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसिद्ध वाद वार्डर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध जो वाघा बॉर्डर है बच्चों, ये वाघा बॉर्डर ये चौकी है। ठीक है, और यह लाहौर जो पाकिस्तान में है वहाँ, और अमृतसर इसके मध्य में बच्चों। ठीक है, एक चौकी है वाघा बॉर्डर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा सही है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के ... किस जिले में स्थित है? केदारनाथ जो मंदिर है बच्चों वो उत्तराखंड के किस जिले में है? तो ध्यान रखना, ये रुद्रप्रयाग जिले में बच्चों। किसमें? रुद्रप्रयाग में। बताओ, और रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी 2 नदियां आकर के मिलती हैं? आप मुझे बताएं। अगला क्वेश्चन, भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग को लेकर के विवाद है? भारत और नेपाल के बीच ऐसा कौन सा क्षेत्र है, भूभाग है, जिसको लेकर क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, काला पानी। कौन सा? काला पानी है। 4th ऑप्शन की ओर जाएंगे। 32 का 4th ऑप्शन सही है। और एक विवाद और है लिप लेख दर्रे को लेकर के। लिप लेख दर्रा बता सकते हैं किस राज्य में लिप लेख दर्रा है? बच्चों ये भी उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और इसको लेकर के विवाद है बच्चों। ठीक है, लिप लेख दर्रे को लेकर विवाद है। और काला पानी ये बच्चों कहाँ पर है? ये भी यूके में ही है, उत्तराखंड में ही, आप लोग याद रखना। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फारबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फारबिडन सिटी बच्चों कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना, जो फारबिडन सिटी है ये आपका चीन में स्थित है। किसमें? चाइना कंट्री है उसमें स्थित है। आप लोग याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है ये, रेलवे द्वारा ही। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, छोड़ देता हूँ इसी में, परेशान ना हो, टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है। बताइए, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है। 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, ये मुंबई में स्थित है। दिल्ली में लगा देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है बच्चों। अगला, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जैसे हम ट्राई कहते हैं, का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोई भाई बताइए, कोई शेर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 36वें का। इसकी जो स्थापना है वो 19
1887 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका पूछा गया है तो कलकत्ता में भाई, कहाँ पर है? कलकत्ता में, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ बताएं, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल को पार कर तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, ये पूछा गया है। ये पता है बच्चों, ये जो इंग्लिश चैनल है यह फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य है। ठीक है, इसको पार करने वाली तैरकर प्रथम भारतीय महिला कौन है? आरती शाह बच्चों। कौन है? आरती शाह। अगर पुरुष पूछे जाते हैं कि पुरुष कौन है बच्चों, तो बताएंगे मिहिर सेन है। मिहिर सेन ने इंग्लिश चैनल को पार सबसे पहले क्या किया था? पार किया था। उसके बाद आरती शाह ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने यूएसए के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट किया था? ऐसा कौन सा देश है इसने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसे क्या किया था? भेंट किया था अमेरिका को। तो बच्चों फ्रांस कंट्री है। कौन सा? फ्रांस कंट्री है, आप लोग याद रखोगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नीलगिरी की पहाड़ियों को ... किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको इसी सेशन बताया था, नीली पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है, सेवराय हिल्स निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? बताएं भाई, सेवराय की पहाड़ियां किस राज्य में? 40वां क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, सेवराय की पहाड़ियां बच्चों तमिलनाडु राज्य में है। किसमें? तमिलनाडु राज्य में है। हालांकि इसका कुछ पार्ट बच्चों उसमें पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा पाया जाता है, लेकिन अधिकांश इसका पार्ट है सेवराय की पहाड़ियों का, वो तमिलनाडु राज्य में है, पूछा जा सकता है। और तमिलनाडु राज्य में और ध्यान रखना, पालिनी की पहाड़ियाँ, इनको भी लगे हाथ तो याद कर लेना। और इसके साथ साथ नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये भी तमिलनाडु राज्य में है। उसके साथ साथ और याद कर सकते हो तो सेवराय की पहाड़ियाँ तो बताई दी मैंने आपको, और नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ भी इसके साथ, अन्ना मलाई की पहाड़ियाँ पूछी जाती है, ये भी तमिलनाडु राज्य में। आप तीनों को याद कर लेंगे। ठीक है, आगे चलिएगा, सेशन को शेयर करें प्लीज़, गुजारिश है मेरी आपसे। भारतीय इस्लामी शिल्पकार जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में सृष्टि गोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? मतलब ये है कि जो कुतुब मीनार और अलाई दरवाज़ा बनाया गया था वो किसके, उस समय भारत पर किसका शासन था? तो ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था बच्चों। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सभी लोग थे, बलबन वगैरह ये सब थे। ठीक है, पूछा गया है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? असहयोग आंदोलन है वो कब से कब तक चला था, यह पूछा गया है। तो देखिए, ये जो आंदोलन है वो 1920 से शुरू हुआ था, लेकिन 1922 में क्या कर दिया था? इसे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरा चोरी कांड हो गया था। और ये फरवरी के महीने में हुआ था बच्चों। कब? 1922 में। कहां पर? गोरखपुर में, जहां से आज के आपके कौन है? योगी जी हैं। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन है वह गांधी जी द्वारा 1920 में शुरू किया गया था, 1922 तक चला था, क्योंकि इसलिए समाप्त कर दिया गया था कि उस समय चोरा चोरी कांड हो गया था। बताइए, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आर्टिकल 21, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, बताए मेरे दोस्त, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? 44 क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, मतलब एमएलए द्वारा। किसके द्वारा? एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके द्वारा होता है बच्चों, इसे हम विधायक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? इनमें से बताएं, रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? 45 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, सेरियस फर्स्ट भी लिखा सकता है, जैसे सेरियस प्रथम, ऐसे फर्स्ट लिखाता है। ठीक है, ये सबसे चमकीला तारा है।
हालांकि सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है, लेकिन वो दिन में चमकता है। ठीक है। पूछा गया च्यापास पत्थर किस देश में स्थित है। च्यापार पत्थर है बच्चों, ये किस देश में स्थित है, ये पूछा गया। तो ध्यान रखना, ये मैक्सिको, जो उत्तरी अमेरिकी कंट्री है मैक्सिको, उसमें स्थित है। इसकी राजधानी कोई बता सकता है? मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है बच्चों। ठीक है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम क्या है। किलिमंजारो क्या है? देखो बच्चों, वैसे बताऊं, जो किलिमंजारो है ये एक एक्टिव वोल्केनो है, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है मेरे भाई, क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये इस समय क्या बन गया है? एक पर्वत बन चुका है, ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है। और ये किलिमंजारो है, यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी भी है बच्चों। ठीक है। और यह मोस्टली केन्या, युगांडा और तंजानिया, तीनों देशों में हल्का फुल्का स्थित है ये। ठीक है। मोस्टली केन्या में ज़्यादा देखा जाता है ये। जब कोई नदी मैदान में प्रवेश करती है, जैसे कोई नदी है, गंगा नदी है, हरिद्वार में मैदान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। जब कोई नदी मैदान में प्रवेश करती है तो जहाँ इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाती है, उसे क्या कहते हैं? जैसे कोई नदी है, ये ढलती हुई इस तरीके से आती है, नदी इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से, लेकिन जैसे ही मैदान में आती है तो इस तरीके से मोड़ ले जाती है। ये वाला इसको क्या कहते हैं? मैदान में आती है तो मैदान में सीधी चलने लगती है, तो इस मोड़ को क्या कहते हैं? ये पूछा है। इस मोड़ को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, इस मोड़ को जो कहते हैं वह मिएंड्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मिएंड्रेज बच्चों कहते हैं। ठीक है। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। पूछा गया चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। भाई इसका निर्माण तो भारत ने कराया ना, चाबहार बंदरगाह का। ठीक है, ईरान में स्थित है। ठीक है, चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है? ईरान में स्थित है। अगला बताएं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, कृषि के 3 सेक्टर होते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था के। एक तो होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा माध्यमिक या मध्यम या द्वितीय बोलते हैं, और तीसरा होता है तृतीय सेक्टर। तो जो दूसरा सेक्टर है उसमें कौन से उद्योग आता है, क्या चीज़ आती है? तो उद्योग आता है बच्चों। ठीक है। पहले में क्या आती है? कृषि आती है। पहले क्षेत्र में क्या आती है? कृषि आती है। दूसरे क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग आता है। और तीसरे में क्या आता है? तो सेवाएं आती हैं। जैसे आप पढ़ाएंगे या नौकरी करेंगे तो वो क्या आती है? सेवाएं आती हैं। तो बच्चों, ये मेरा सेशन था, मैंने 50 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ईमानदारी से बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी गुजारिश है सेशन को शेयर जरूर कर दें। सेशन पर नई हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई आपको बताना चाहता हूँ, अब मैं प्रैक्टिस सेट जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा तब तक मैं लेकर आता रहूँगा, चिंता न करें। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।